तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। हम लोग बात कर रहे हैं विगत वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और हम लोगों ने जून 2009 का समाज कार्य में लास्ट टाइम में 15 प्रश्न कर चुके थे और आज हम उसी 15 क्वेश्चन से ही आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 ये है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है आप लोगों को मैंने करवा रखा है, किसी एक टॉपिक करवा रहा था उसके अंतर्गत। तो निम्नांकित में से सही क्रम को व्यवस्थित करना है, आपके सामने है। ये बेसिकली स्पेशल प्रोटेक्शन की बात करता है, जहाँ पे आप बोलते हैं विशिष्ट संरक्षण। विशिष्ट संरक्षण की बात करते हैं, ये स्पेशल प्रोटेक्शन की बात करता है। ये सबसे पहला एक क्रम होता है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके सॉरी ये पहला क्रम नहीं होगा, ठीक है, ये पहला क्रम नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें हैं तो प्रारंभिक रोग निदान, जिसको अर्ली डायग्नोसिस बोला जाता है, प्रारंभिक रोकथाम होगा सबसे पहला स्टेप पॉइंट होगा, प्रारंभिक रोकथाम होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, गलत कर रहे हैं ना, मिस्टेक हो रही है। दोबारा से देखेंगे, देखिए रोकथाम भी कैसे आ सकता है। पहले रोकथाम तो लास्ट में आता है ना। होगा विशिष्ट विशिष्ट ही लक्षण होगा। हाँ, प्रोटेक्शन सबसे पहले होती है, फिर उसके बाद आपका अर्ली डायग्नोसिस होता है, फिर उसके बाद प्राथमिक रोकथाम होता है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो द्रुत एवं सही संयुक्त क्रम। मतलब द्रुत का मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग? सहायता का मतलब था प्रॉम्प्ट होता है ये, ठीक है। और फिर सही उपचार करना यानी एक्यूरेट ट्रीटमेंट करना, फिर रिहेबिलिटेशन जिसको आप बोलते हो पुनर्वास, ठीक है। ये क्रम सही है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 15 का, ठीक है। ये बेसिकली किसी समस्या के समाधान के दौरान सेवार्थी हो या समूह या समुदाय हो, उस समय आपको ऐसी बातें करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कुछ उसके संबंध में प्रोटेक्शन के बारे में सोचना है, फिर उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस करनी होगी, फिर उसके बाद आप जो उसकी प्रॉब्लम है उसके आधार पे आप जो आपने लक्ष्य बनाए हैं 10, उन 10 लक्ष्यों में से एक लक्ष्यों पर आप चर्चा करेंगे, यानी एक प्रकार से प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करेंगे, जिसको आप रोकथाम बोलेंगे। फिर उसके बाद आप उसकी मदद करेंगे। मदद करने का मतलब ये हुआ कि आप उसका उपचार करेंगे, द्रुत एवं सही उपचार करेंगे। फिर उस व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ आपने पुनर्वास की प्रक्रिया संचालित कर दी है। तो ये प्रश्न कोई फैक्ट से नहीं आया हुआ है, ये प्रश्न बेसिकली जो प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं उनको पता होता है कि इस तरीके से हमें किया जाता है कोई एक्टिविटी, चाहे केस वर्क में हो, चाहे ग्रुप वर्क में हो, चाहे कम्युनिटी वर्क में हो, ऐसी क्रियाविधि की जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। 16 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से एक कार्य संतोष का सूचक नहीं है। देखिए, एक है हाई रेट ऑफ लेबर। अगर हम बात करें रेट के बारे में, जैसे उच्च दर आप लोग बोलते हो, तो श्रम आवर्त की उच्च दर पहला स्टेप है आपका। कार्य संतोष का सूचक नहीं होगा। उच्च मनोबल की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये हाई रेट ऑफ लेबर की बात करता है टर्नओवर के लेकर, तो ये बेसिकली कार्य संतोष का सूचक नहीं होता है, ठीक है। ये यही आपका ऐसी बेसिकली मैं बता दूं आपको, थॉमस डी टॉबर ने 1975 में ये शब्द दिया था। 1975 में ये शब्द लाया था, कार्य संतोष का सूचक। तो इसके अंतर्गत उच्च मनोबल की बात किया था। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं मोटिवेशन, जिसको उच्च प्रेरणा की बात किया था, उच्च उत्पादकता की बात किया था, प्रोटेक्शन की बात किया था, परंतु उच्च श्रम आवर्त की उच्च दर की बात नहीं किया था। आप ध्यान रखिएगा, थॉमस डी टॉबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। आपके सामने एक इम्पोर्टेंट सवाल है ये नार्को को लेकर, और आप लोग भलीभांति तरीके से परिचित भी होंगे। नार्को विश्लेषण के विरुद्ध आलोचना में एक माना गया है। नार्को का नाम आप लोगों को भलीभांति तरीके से पता होना चाहिए। ये परीक्षण विशिष्ट खुराक की संवेदनाहारी दवाओं को इंजेक्ट करके अपनी विषय को सम्मति अवस्था में रखने का अनुमान लगाने की बात किया गया। बेसिकली अगर हम बात करें, नारो एक विश्लेषण का एक दवा या सोडियम या पेंथलॉन या इंजेक्शन शामिल है। और इसके अंतर्गत जो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल जो निद्रावस्था या बेहोश अवस्था को प्रेरित करती है। तो नार्को टेस्ट अपराधी या आरोपी से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। तो इस टेस्ट का अगर हम बात करते हैं तो फोरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी इत्यादि लोग इसमें मौजूद होते हैं। तो झूठ पकड़ने के लिए एक प्रकार से ये पॉलीग्राफ टेस्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये बेसिकली बताता है कि यह व्यक्ति के असहायपन का फायदा उठाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना,
प्रायोगिक अंजामिनी विधि नहीं होता है कि आपने वहाँ पे प्रयोग किया हो, विश्वसनीय विधि ऐसा भी नहीं है, और या व्यक्ति जीवन के पीछे जोखिमपूर्ण हो, ये भी ऐसे नहीं है। यह विधि बेसिकली वह व्यक्ति की असहायक या असहायपन की फायदा उठाता है, ऐसा आलोचना में किया गया था नार्को विश्लेषण के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 17 का जो होगा वो सी वाला करेक्ट जवाब होगा, नार्को विश्लेषण। अभी मैंने टॉपिक नहीं करवाया है, आने वाला है आप लोगों को 9 और 10 के अंतर्गत, है ना। जब हम बात करेंगे चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय 9 वाले यूनिट में, तो वहां पे नार्को विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। आगे अगर हम बात करते हैं व्यक्तिक समाज कार्य की पद्धति में, मैंने आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ जी। एक्चुअली आवाज तेज नहीं आ रही है आपकी मैम। ज्वाइनिंग के मैसेज आ रहे हैं। ओके 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 ओके, शाबाश। देखिए भाई, सभी लोगों से मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि आप समय पे ज्वाइन करें, तो मज़ा आता है क्लास को लेने में भी। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18 और इस 18 के बारे में मैंने आप लोगों से परिचर्चा कर चुका हूँ। तो व्यक्तिक कार्य पद्धतियों में निम्नांकित रूप में से वर्गीकृत किसने किया है ना। तो देखिए, एक अगर हम बात करें आप लोगों से, आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, तो मैं आपको कहूँगा हेलन हॉरिस पर्लमैन का नाम मत लगाइए। इसने सोशल वर्क अप्रोचेस सॉल्विंग प्रोसेस के बारे में बात किया था, तो आप ऐसे में इसकी विचार मत करिएगा कि वाहिनी क्रियाशील प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव की क्रिया विधि, कैथोसिस और मनन। कैथोसिस का नाम थोड़ा सा आता है सिगमंड फ्राइड का, लेकिन ऑप्शन में यहाँ सिगमंड फ्राइड नहीं है, ठीक है। तो केस वर्क की क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। केस वर्क क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, तो एक ही नाम आप लोगों के सामने आता है, मैरी रिचमंड का। मैरी रिचमंड ने इस चीज पर जिक्र किया है। कैथोसिस का मतलब होता है भाव विरेचन, जहां पे अरस्तु ने यह बात कहा था, कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकार को उचित रूप से विवेचना हो सकती है। और ये 4 भागों में डिवाइड किया है मैरी रिचमंड ने, 4 भागों में डिवाइड किया। वाहिनी क्रिया विधि, प्रत्यक्ष प्रभाव, कैथोसिस और मननशील क्रिया विधि, ये 4 भागों में डिवाइड किया है केस वर्क को, क्लासिफिकेशन को। मैरी रिचमंड याद रखेगा। फ्लोरेंस होलिस ने बेसिकली वैवाहिक संघर्ष में महिलाएं के केस वर्क पर चर्चा किया। उन्होंने केस वर्क साइको सोशल थेरेपी की बात किया। साइको सोशल थेरेपी ये 1966 में फ्लोरेंस होलिस के द्वारा दिया गया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद गार्टन हैमिल्टन का नाम आता है। सन 1940 में थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में बात किया था। बात यही समाप्त नहीं हुई। NASW जो 1960 आप लोग देखते हैं, कहीं कहीं आप 1955 देखते हो, 1955 देखेंगे तो भारत सरकार की भूमिका होती है, परंतु अगर 1960 देखते हैं नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क का, तो 1960 आप देखेंगे, और 1960 में गार्टन हैमिल्टन की भूमिका है। बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल केस वर्क का, सोशल केस वर्क चाइल्ड गाइडलाइंस की बात करें तो 1947 में गार्टन हैमिल्टन की भूमिका हमें देखने को मिलती है। थ्योरी प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क में भी इन्हीं की भूमिका आती है, याद रखिएगा। ये सभी के सभी शब्द जो है इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे मेथड्स एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क में, तो ये भी इन्हीं का नाम आता है। रॉबर्ट नी की भूमिका अगर हम करते हैं, रॉबर्ट नी ने भी थ्योरी ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में बात किया था, परंतु उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है रॉबर्ट नी के बारे में, लेकिन गार्टन हैमिल्टन के बारे में पूछा जाता है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 को, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा किस विद्वान ने दिया है, आपके सामने है, बताइए जरा एक बार। हाँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, सही व्याख्या पर चिन्ह लगाना है आपको। सही व्याख्या, देखिए ध्यान से सुनिए, ये बिस्ट्रिक का नाम आपने को सुना होगा, काफ़ी फेमस पर्सन है ये केस वर्क में, बिस्ट्रिक, जो जिसने सिद्धांत दिया था। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने एक उपकरण के रूप में माना है, एक टूल्स के रूप में माना है, PORK SOAP और STRAP। देखिए जो ये PORK है, ये बेसिकली अगर हम बात करें प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डेड कीपिंग की बात करता है। कहने का मतलब यहाँ पे बिस्टिक ने ये बात बोला कि विभिन्न उद्देश्यों को उचित रूप से अगर आप प्रयोग करते हैं तो PORK का प्रयोग आप करें। तो इसका मतलब था प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डेड कीपिंग। अगर हम बात करते हैं SOAP के बारे में, SOAP जो होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। वस्तुनिष्ठ पर आप काम करिए, व्यक्तिनिष्ठ पर आप काम करिए, उसके असेसमेंट के आधार पर उसकी समस्या का समाधान करिए। ऐसा SOAP के अंतर्गत बिस्टिक ने ऐसी बात कही थी सन 1984 में सोशल केस वर्क में, याद रखिएगा 1984 में ये बात कही थी।
बात करें अगर हम लोग SAP के बारे में, SAP जो होता है सब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे STRAP के बारे में, तो ये सब्जेक्टिव थेरेपिक है, जहाँ पे रिस्पॉन्स असेसमेंट प्लान की बात करता है, और ये बेसिकली एक उपकरण के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे उद्देश्यों को उचित रूप से प्रयोग में लाया जाता है। तो जरा आप मुझे बताइए, क्या व्यक्तिगत कार्य का प्रलेखों का प्रकार होगा ये? क्या बाल अपराधियों के लिए उपचार की पद्धति होगी? क्या उपयोगिता की वस्तुएं होगी कि जानने वे लघु कार्य होगा? तो आपके सामने ये तो C D कट गया, ऑप्शन A और B है, जरा आप यहाँ पे प्राथमिकता दें। रिकॉर्ड आ गया ना चैट पे लिखा। देखिए ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्ड कीपिंग की बात करता है, सब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान की बात करता है, सब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चर्चा पर चर्चा करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा A वाला ही, A आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क, सोशल वर्क नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आपका। बताइए जल्दी जल्दी बताइए फास्ट। मैरी रिचमंड फ्रेंडली विजिटर अमंग करके इन्होंने एक किताब लिखा सन 1899 में, काफ़ी फेमस किताब इनकी रही। और अगर हम बात करते हैं मैरी रिचमंड के बारे में, सोशल डायग्नोसिस 1917 में रही, व्हाट इज सोशल केस वर्क रही 1922, और फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केस वर्क की बात रही 1922 में। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है। फ्रीडलैंडर W के बारे में, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की बात करें तो इन्होंने इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर के बारे में बात किया, समाज कल्याण के बारे में बात किया, कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क के बारे में बात किया इन्होंने, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जेम्स एडम्स एक ऐसे विद्वान है, समाज कार्य के जनक कहे जाते हैं ये, आप इनको याद रखिएगा। फादर्स के नाम से भी जाने जाते हैं जो है जेम्स एडम्स। और लोकतंत्र और सामाजिक नैतिकता के बारे में इन्होंने सन 1902 में एक किताब लिखा। और थ्योरी यहाँ पे अगर हम बात करें 20 ईयर एट हल हाउस की बात किया, 2008 में इनकी किताब पब्लिश हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं युद्ध के समय में शांति की रोटी की बात भी जेम्स एडम्स करते हैं, परंतु उतना फेमस नहीं रहा है जितना कि फेमस रहा है लोकतंत्र और सामाजिक नैतिकता 1902 वाली। एलिजाबेथन जी 2008 में क्या बताया? 2008 में आपके लिए जो है 20 ईयर एट हल हाउस ये 2008 का था। हल हाउस 20 ईयर इनका था 2008 का, ठीक है। एडिशन है सर जी। सर थोड़ी सी स्पीड कम कीजिए ना सर, थोड़ा समझ मतलब ओके कोई बात नहीं। एलिजाबेथन M एग्यू की बात करें, देखिए ये बेसिकली प्रिसेप्ट और रिस्पेक्टिव ह्यूमर यानी फ्रॉम चैरिटी टू सोशल केस वर्क में ये एक ऐसे विद्वान है ना, जो फ्रॉम चैरिटी टू सोशल केस वर्क है ना, इसके दो विद्वान हैं इस किताब के। आपको बता दूं, एक का नाम है मैरी रिचमंड, दूसरे का नाम है एलिजाबेथन N एग्यू, ये दोनों का नाम। अब आप सोच रहे हैं कि मैं सर लगाऊं किसको? यहाँ पे आपको बता दूं ये सवाल गलत है, ऐसे में इसको सवाल एग्जामिनर को नहीं देना चाहिए। आपको ये मिल भी जाएगा अगर आप नेट वगैरह करेंगे ना, तो आपको एलिजाबेथन M एग्यू का भी नाम मिलेगा, ठीक है। परंतु मैं प्राथमिकता अगर आप लोगों को दूं तो आप लोग ऐसा करिएगा, मैरी रिचमंड का नाम लगाइएगा, ऑप्शन नंबर पहले का चुनाव करिएगा, ठीक है। नहीं तो कॉमन नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना, वो इन्हीं के साथ आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति अवश्य ही देखभाल नहीं देखता, सॉरी, व्यक्ति अवश्य ही देशभक्त नहीं होता। देखिए, क्या विदेशी भाषा के माध्यम से जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो अवश्य ही देशभक्त नहीं होगा? जो विदेशी भाषा के माध्यम से होगा, क्या यह कथन वास्तविक है? क्या यह कथन परामर्श है? क्या यह कथन मत या राय है? क्या यह कथन दूषित पूर्वाग्रह है? आपका जवाब आना चाहिए। बहुत बढ़िया जवाब। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को जवाब दिया है उन्हें 2 नंबर देते हैं, और यही आपका करेक्ट जवाब होगा। आपको बता दूं, पूर्व निर्णय किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय लेना। तो मैं आपसे कहूँगा कि लोगों के एक अलग जातीयता, लिंग, धर्म के किसी और के खिलाफ पूर्वाग्रह किया जाता है, और पूर्वाग्रह एक धारणा है या किसी विशेष समूह के लिए उस व्यक्ति की सदस्यता के आधार पर किसी के बारे में एक राय की बात करता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसका सही जवाब दीजिएगा, या कथन दूषित पूर्वाग्रह है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे अगर आप लोग, साहचर्य है, बिखराव है, अनुमान है, अंतर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और हो सकता है आपको 2022 में क्वेश्चन नंबर 22 ही आपको मिले। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साहचर्य के बारे में, तो साहचर्य रिलेट करता है किसको? साहचर्य रिलेट करता है किसका? सह संबंध को, रिलेट। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ऑप्शन में, जहाँ आपको इससे मैच करेगा वही कोरिलेशन होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे बिखराव की, बिखराव किसको रिप्रेजेंट करता है? काई स्क्वायर को, मानक विचलन को। बिखराव किसको रिप्रेजेंट करता है? मानक विचलन को। हाँ, यही आपका सही जवाब चल रहा है अभी भी। ठीक है, याद रखिएगा, मानक विचलन को बताता है। और मानक विचलन आप अच्छे तरीके से जानते भी हो। मानक विचलन की अगर बारे में हम लोग बात करें तो उच्च मानक विचलन इंगित करता है कि मान एक व्यापक सीमा तक फैला है, इसलिए बिखराव है। और सर्वप्रथम मानक विचलक ब्रावे ने दिया था, और श्रेय जाता है फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन को। ठीक है, याद रखिएगा, ये धनात्मक +1 बोलता है, और अनुपस्थित 0 को बताता है, माइनस ऋणात्मक सहसंबंध को बताता है। याद रखिएगा, इन्होंने संबंध ही बताया था मोड को लेकर। क्या बताया था? मोड बराबर मीडियन माइनस टू मीन, ये इन्होंने संबंध बताया था इस तरीके से, तो इसलिए इसको बिखराव कहते हैं। अनुमान की अगर हम लोग बात करते हैं, अनुमान बेसिकली किस चीज़ को बताता है? विभाजन के अंतर्गत फैलाव स्पष्टीकरण करता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें अनुमान, तो अनुमान किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? काई स्क्वायर इज द राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। समूह के अगर आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, जो अनुमान बनता है वो काई स्क्वायर में, जहाँ पे आकांक्षाएं, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की क्रिया प्रतिक्रिया हो रही थी, वही काई स्क्वायर का पार्ट बनता है। अंतर में हम टी परीक्षण देखते हैं, जहाँ पे कोई भी सांख्यिकी परिकल्पना परीक्षण होती है, जिसमें परीक्षण आंकड़ा जो है आंकड़े को उसके तहत छात्र के टी वितरण के अनुसरण की बात करता है। तो समूह के अंतर का जो क्रियाविधि होती है वो शून्य से अलग होकर, तो समूहों के बीच का अंतर बताता है, वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेगा। यहाँ पे सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, जरा बताएं? पहला, यही आपका करेक्ट बनेगा। इंपॉर्टेंट सवाल, समाज कार्य के मूल्यों को, जी सही है ना, ये वाला ही तो हाँ सही है, किसी ने बोला इसे गलत है। सही है। समाज कार्य के मूल्यों को अमूर्त एवं साधन स्वरूप के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? कोह, देखो कोह के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता भी चुका हूँ, है ना। मैंने कहा था कि इनका नाम आता है समाज कार्य की जड़ें को लेकर। ठीक है, इनका सैमुअल कैल्विन कोह पूरा नाम है। समाजकारी जड़ों पर इन्होंने चर्चा किया है, तो यहाँ पर इनका नाम नहीं आएगा। हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो क्या मैंने आप लोगों को समाजकारी दर्शन में ये चीज़ें नहीं बताया है कि मूल्यों को अमूर्त के रूप में साधन का स्वरूप माना गया है? हर्बर्ट स्पेंसर, समाजकारी दर्शन, सॉरी हर्बर्ट बिस्नो, हाँ हर्बर्ट बिस्नो, हर्बर्ट स्पेंसर, दोनों की बात आती है। ठीक है, दोनों की बात आती है समाजकारी दर्शन में 1983 में। अलग अलग हैं लेकिन दर्शन में दोनों आएंगे, दर्शन दोनों आएंगे। समाजकारी दर्शन यही होगा ना, विष्णु? हाँ, हर्बर्ट बिस्नो इज द राइट आंसर होगा ही, हर्बर्ट बिस्नो ही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। पंफरी जो है मुरियन डब्ल्यू पंफरी इनका पूरा नाम है। अमेरिका समाजकारी की विरासत के बारे में इन्होंने चर्चा किया था 1967 में। और फिलिप क्लिविन की बात अगर हम करें तो ये आते हैं, इनकी भूमिका आती है जेल की विधि, जैसे प्रिजन मेथड इन न्यूयॉर्क के लेकर आते हैं। और ये किताब इनके द्वारा दी गई थी फिलिप क्वीन के बारे में। और सम बेसिक स्टैटिक्स इन सोशल वर्क के बारे में बात किया है फिलिप क्वीन ने, याद रखिएगा इसके बारे में भी। लेकिन यहाँ पे सही जवाब आपके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद, अभी मैंने देखो आज की क्लास में ही शायद चर्चा किया है, या तो कल जहाँ पे संविधान हम पढ़ा रहे थे वहाँ पे बताया है कि भाई स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए भारतीय राष्ट्र का अधिकार देता है। तो आप बताइए जरा, 15 या 23 या 17 या 16? 17 तो अस्पृश्यता को अंत करने की बात करता है, इसलिए गलत हो जाएगा। 23 की बात 15, अच्छा 15 ठीक है। अगर हम 17 तो नहीं होगा भाई, अस्पृश्यता की बात करता है।
मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम परिषद की बात करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और 16 की बात करते हैं तो सामाजिक पदों पर अवसर की समानता संबंधित प्रावधान देने की बात करता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। 15 जो आपका बताता है वो धर्म में मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान विभेद नहीं करना है, यही आपका करेक्ट जवाब है। और ये किसके परिप्रेक्ष्य में प्रावधान दे रहा है, स्त्री और पुरुषों बच्चों के बारे परिप्रेक्ष्य में दे रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो बी वाला सही माना जाएगा, बी वाला सही माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम लोग, और आप सबको भारी भांति तरीके से मालूम होगा पीएचडी कैग के बारे में, पीएचडी कैग के बारे में मालूम होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पीएचडी में प्रॉब्लम पहले आती है फिर हाइपोथेसिस आती है, पीएचडी कैग तो एक आता है प्रॉब्लम हाइपोथेसिस डिजाइनिंग, और उसके बाद आपका सी आंसर कलेक्शन, फिर उसके बाद एनालिसिस, फिर जनरलाइजेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले स्टेप की बात में, तो सबसे पहले जब हम करेंगे तो अध्ययन करेंगे, और अध्ययन का उद्देश्य जो बनेगा ये आपका बनेगा नंबर 1 पर आएगा आपका 5वां। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपका आता है आंकड़ों का न्यूनीकरण करेंगे, यानी आंकड़ों का न्यूनीकरण की बात करें, नहीं आंकड़े का न्यूनीकरण नहीं होगा, फिर शोध करेंगे प्रश्नों का, आप लोग प्रश्नों का शोध विचार करना शुरू कर देंगे, इसलिए आपका नंबर 4 पर आएगा। और 4 के बाद अगर हम बात करें तो फिर पुस्तिका का कोड बुक आएगा, जहाँ पे आप लोग कहते हो टैबलेटिंग और कैलकुलेटेड की बात, तो टैबुलेशन आता है जहाँ पे आप थर्ड को रिलेट करोगे। और फिर उसके बाद आपका आता है आंकड़ों का आपने एकत्रित कर लिया, और फिर उसके बाद आता है कि आपने समस्या का यहाँ पर पहचान कर लिया, और उसके बाद आपकी जो प्रक्रिया आती है न्यूनीकरण आंकड़ों को लेकर, फिर उसके बाद आता है विश्लेषण को लेकर। तो जब आप आंकड़ा का कलेक्ट करते हैं तो उसके अंतर्गत 2 बातें आती हैं, समस्या की पहचान भी आती है और उसके बाद न्यूनीकरण भी आता है। तो न्यूनीकरण भी यहाँ पे आप कर लीजिए, और उसके बाद लास्ट में आप कर लीजिए ये वाला। तो जरा अब आप बताइए जरा ऑप्शन कौन सा इसका सही माना जाएगा। 5 4 3 2 1, हाँ पहला आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं जनसंख्या प्राचलन और प्रतिदर्श सांख्यिकी के बीच में अंतर कहलाता है क्या, तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रतिचयन पूर्वाग्रह कहलाता है, या एक अनुमान एक नमूना आंकड़ा है जिसका उपयोग डैश का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, तब भी ऐसे पे जनसंख्या पैरामीटर बनता है। लेकिन जनसंख्या पैरामीटर की बजाय अगर जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है प्रतिचयन पूर्वाग्रह, तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रतिचयन पूर्वाग्रह, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपको जनसंख्या प्राचलन, जब आप किसी एक अनुमानक या नमूना आंकड़े पर जिसका उपयोग करते हैं, जहाँ पे आप पूरी संख्या को लेते हैं, उसको प्रांचल का नाम दिया जाता है जनसंख्या का। अब जब उसी में से 100 में से आप 10 लोगों को निकाल लेते हैं तो उसका नाम दिया जाता है एक निदर्शन का, और उन्हीं निदर्शनों में अगर हम जब बात करते हैं इन दोनों के बीच में अंतर से, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्रतिचयन पूर्वाग्रह, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, मध्यवर्ती चरों को नियंत्रित किया जाता है। तो मध्यवर्ती का जो वेरिएबल्स होता है वो रैंडम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रैंडम आपका यादृच्छिकीकरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला वाला ही सही होगा। जो संक्रियात्मक होता है जो कार्यरत होता है वो बेसिकली परिचालनात्मक करण होता है, परिचालनात्मक करण होता है। मैं कहूँगा आप लोगों से कि ये बेटर ऑप्शन रहेगा आपका रैंडम वाला, जहाँ पे आपने सभी विधियों का आपने प्रयोग किया है। बात करते हैं मानक मापन योग्य बनाई अवधारणा क्या कहलाती है, वेरिएबल सिद्धांत मूल्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। यहाँ पर मापन योग्य बनाई गई अवधारणा क्या होती है, वेरिएबल्स के द्वारा नहीं होता है या सिद्धांत नहीं होता है, मापन, यहाँ पे प्रश्न है मापन जी सर, वेरिएबल ही होना चाहिए ना। हाँ यहाँ पर जी फिर से बोले, एक एक करके बोले तभी आवाज समझ पाऊंगा मैं। क्या ये बोल रहे हैं कि इसमें चर नहीं होगा क्या? नहीं देखो, चर के आधार पे जब हम अवधारणा की बात करते तब हम सिद्धांत निकालते हैं, लेकिन मापन योग्य बनाई गई अवधारणा है, तो पहले से प्रश्न आपको कह रहा है कि मापन योग्य बना दिया गया ये, तो फिर तो वो वैल्यू होगा। तो अगर वैल्यू यहाँ पे जोड़ा गया है मापन योग्य बनाई गई अवधारणा, ये ना हो अवधारणा क्या कहलाती है, तो आप वेरिएबल्स बताइए, और जब वेरिएबल्स के आधार पे अवधारणा बनाई जा रही है तो उसको सिद्धांत बोलिए, और जब मापन योग्य बनाई गई अवधारणा है तो उसको मूल्य बोलिए। तो 3 टाइप के प्रश्न आपके सोल्व, ऑप्शन नंबर डी। मूल्य का मतलब परिमाण है, मतलब हाँ मान कह सकते हो, माप। आपने वहाँ पे देखा है ना उसकी क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या फैक्ट मिल रहे हैं, क्या रीजंस मिल रहे हैं, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जा रही हैं इसमें मापन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29।
अब भाई आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। संस्कृत विलंबन का सिद्धांत मैंने आपको पहले भी बता चुका है, इसका नाम विलियम ऑगबर्न इज द राइट आंसर। शाबाश। विलियम ऑगबर्न एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृति अंतराल के जनक कहे जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन के रूप में इनको जाना भी जाता है। सन 1922 में इन्होंने विलियम ऑगबर्न ने संस्कृति के अंतर के बारे में अंतर्वश या अंतराल शब्द को जोड़ा था। 1922 में अंतराल शब्द को इन्होंने जोड़ा था। ऑगबर्न की ही एक किताब आई 1922 में, सोशल चेंज करके। हाँ, ये बात भी ध्यान रखिएगा। मैं आपको अगर बताऊं, विभेदक साहचर्य का सिद्धांत बहुत ही फेमस नाम और मैं पढ़ा चुका हूं। सुदरलैंड सुदरलैंड सन 1939 में विभेदक साहचर्य का सिद्धांत बताया। इसने ये कि दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से विद्यार्थी आपराधिक व्यवहार के मूल्यों, दृष्टिकोण, तकनीकों और उद्देश्यों से को सीखता है, वही विभेदक साहचर्य होता है। तो आपका इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सुदरलैंड के डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी बोला जाता है, इसी को बोला जाता है। और यहाँ पर आपका सुदरलैंड इससे मैच हो जाएगा। चमत्कार का नेमीकरण, ये मैक्स वेबर के अर्थों में अगर हम बात करें तो इन्होंने करिश्मा का एक ऐसे व्यक्ति की असाधारणता, गुणवत्ता के बारे में बताया या बोला कि उसे नेता माना जाता है। तो यहाँ पे चमत्कार नेमीकरण को रिप्रेजेंट किया मैक्स वेबर ने। और फिर परिवर्तन का संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स 19वीं सदी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सन 1948 में इसको रिप्रेजेंट कर दिया परिवर्तन का संघर्ष में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या बनेगा आप बताइए, जल्दी बोलिए। मैच नहीं करा पहले का 3, पहला पहला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सभी चीज़ों को समझते चलिए आप सभी लोग, है ना। हाँ, ए ही बताया है मैंने, ए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की बात हम कर रहे हैं, जो 2000 से लेकर 2015 के बीच में चलाया गया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम में आएगा 2015, क्योंकि 2022 चल रहा है, 2030 तक के सवाल आएगा, ये सवाल नहीं आएगा। लेकिन आप सोचिए थोड़ा सा, MDG क्या है। MDG के बारे में बात अगर हम लोग करें तो उस समय 8 उद्देश्य, 18 टारगेट और 48 सूचक बनाए गए थे, यही आपका सही रहेगा। लेकिन आपको बता दूं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, भारत के लक्षित में से HIV, एड्स, गरीबी और सार्वजनिक शिक्षा, शिशु मृत्यु दर निर्धारित मानक और 2015 तक प्राप्त किया गया, जबकि अन्य लक्ष्यों को भारत में अभी भी पीछे रहा था। ठीक है, इसलिए फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चलाए गए, जिसमें 17 लक्ष्य रखे गए थे। किसी को मालूम है भाई, जरा बताइए। कोई ज्वाइन तो नहीं हो रहा भी ऐसा, सभी लोग ज्वाइन है। सतत विकास लक्ष्य बताइए। बोलिए, कुछ भी नहीं बोल रहे हो आप लोग। सर उसमें 17 गोल्स हैं और उसका गोल है 69, चलो, और 2015 से 2030 तक चलेंगे, वो अभी गोल चल रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बारे में, जिन्होंने एंटोनियो गुटरेस से नाम से जाना जाता है, ये नाम याद रखिएगा। और 17 सतत इसमें विकास लक्ष्य बनाए गए और इसका उद्देश्य 2030 तक का है। और इसमें कुल टोटल 169 जो है उद्देश्य रखे गए थे, और जिनमें से विकास के आपको 2030 एजेंडा के अंग के रूप में सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य जो है इसमें शामिल हुए। ठीक है, और अनुमोदित किया गया, और यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ। 1 जनवरी 2016 से यह एजेंडा जो है प्रभावी हुआ। और याद रखिएगा आप सभी लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें से गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खुशहाली शिक्षा, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि, उत्कृष्ट कार्य और बुनियादी सुविधाएं, उद्योग, नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनी नवाचार और संवहनी शहर, उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, पारिस्थितिकीय प्रणाली, शांति एवं न्याय, भागीदारी, इस तरीके से कुल उन्होंने 17 लक्ष्यों को रखा था, जिसमें से 169 उद्देश्य रखे गए थे, जिसको आप एसोसिएटेड संघ के नाम से भी जानते हैं। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जी है PDF में सारा क्या? हाँ, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है।
सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं। बाल श्रम निषेध और घरेलू, अभी देखो मैंने आपको पढ़ाया भी है। और अतिथि सत्कार सेवाओं में बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बाल श्रम निषेध और घरेलू अतिथियों सत्कार की बात थी, मैंने आप लोगों से कहा था कि 2000 अगर ऑप्शन में होता तो आप 2000 को लगाते, परंतु 2000 नहीं है तो 1986 वाला मैंने पढ़ाया था, तो 1986 का आप करेक्ट जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड के बारे में, जिसे गॉट का उत्तराधिकारी है। तो आपको पता होगा WTO और GATT का उत्तराधिकारी है। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1 जनवरी 1995 को ये लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर आप ए को ही करेक्ट मानिए, क्योंकि यहाँ पे अध्यक्ष नागोजी, जेनेवा मुख्यालय, भारत शुरू में अगर बताएं तो WTO का सदस्य ही रहा था। स्टार्टेड में ही व्यापार एवं रोजगार के पक्ष में काम करता था, जहाँ पे एक फैसला लिया क्यूबा में ITO के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना सन 1948 में, और GATT के नाम से इसको जाना गया। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। IMF के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जो 1944 में लाया गया था। और जो ADB है, ये बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो 19 दिसंबर 1966 में लाया गया था। विश्व बैंक है, जिसकी स्थापना एक 1900 आर्थिक सहायता के लिए 1944 में किया गया था, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो गॉट की स्थापना की गई है सन 1947 या 48 भी देखने को आपको दोनों मिलते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नागरिक समाज सूचकांक किससे प्रस्तावित किया गया है? अभी अभी मैंने आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा किया था। ये कौन से क्षेत्र में आता है? हाँ, क्षेत्र बताइए कौन सा? पहला क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है, तीसरा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है नागरिक समाज? तृतीय, द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ? तृतीय क्षेत्र है भाई साहब, आज ही तो पढ़ाया था। तृतीय क्षेत्र, हाँ तृतीय क्षेत्र है UNDP, जिसको आप बोलते हो यूनाइटेड, इसका पूरा नाम क्या होगा UNDP का? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। वेरी गुड, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिविक्स के बारे में, जो नीचे है सिविक्स बेसिकली एक 1993 में विकास किया गया, जिसमें करेज की बात किया गया, जो है इंडूज़्म की बात किया गया, और वैल्यूज़ की बारे में बात की गई, और कोऑपरेशन की बात की गई, लोकतंत्र और परोपकार के बारे में बात की गई। ये सिविक्स के अंतर्गत बात की गई थी, जो 1993 का है। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। नागरिकता आएगा, ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र परोपकार की बात आती है तो हमें सीधा सीधा मोटे मोटे चीज़ को देखना, उसके अंतर्गत सभी के अंतर्गत हम नागरिकता पर ही काम करेंगे सिविक्स में। ठीक है, सारे आ जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय है, और ये जर्मनी के स्वैच्छिक संघ है, जिसकी स्थापना 1993 में किया गया था। 1993 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बताइए 34 लुइस कोजर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। फटाफट बोलिए। संघर्ष का सिद्धांत, मैलिनोवस्की, विनिमय का सिद्धांत, कर्ट लेविन, फील्ड थ्योरी, जेम्स कोलमैन। मैंने आज एक अपना स्टेटस लगाया है जेम्स कोलमैन को लेकर ही, आप लोगों ने देखा भी होगा। साइकोलॉजी एंड इफेक्टिव बिहेवियर के बारे में चर्चा किया है। बचा है आपका तर्क संगत वैकल्पिक सिद्धांत को लेकर, जहाँ पे जनक के रूप में जाने जाते हैं जेम्स एडम्स महोदय, और ये 1988 में दिया था कोलमैन। ऑप्शन आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा। और फील्ड थ्योरी ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो फील्ड थ्योरी में आपको मैंने बताया भी था कि मानसिक संघर्ष होता है, परिहार से परिहार, उपागम से उपागम, उपागम परिहार, द्विउपागम परिहार। याद होगा आप लोगों को, एक ही समय में जो है दो चीज़ें आती हैं, तो फील्ड थ्योरी में ही। क्लियर हो गया? ऑप्शन देखिए कौन सा सही गया, नहीं बता रहे हो? पहला ही होगा, पहला ही सही होगा। हाँ, धारणी विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया?
मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, धारणीय विकास की अवधारणा अगर हम बात करें, उत्पत्ति 1972 में स्टॉकहोम मानव पर्यावरण के सम्मेलन में 2012 में दोहा में जारी किया गया था। तो आप ध्यान ये रखिएगा आप सभी लोग कि मैटेरियल जो सम्मेलन है ये बेसिकली 1997 का है। मैटेरियल सम्मेलन 1997 का, एजेंडा 21 CFC गैस की उत्सर्जन की बात की गई। विषय रखा गया ओजोन परत संरक्षण को लेकर। आयोजन जो इसका है 1987 में किया गया। ओजोन का प्रथम सम्मेलन यही था, प्रथम सम्मेलन के अंतर्गत यही आप था। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा। और अगर हम बात करते हैं एक उसके बाद आता है दोहा सम्मेलन के बारे में। दोहा सम्मेलन जलवायु परिवर्तन उत्सर्जन के समस्याओं को लेकर 26 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर 2012 तक चलाया गया दोहा सम्मेलन, और कतर की राजधानी दोहा में आयोजित हुआ था। ये वर्ल्ड सोशल फोरम है जो 2005 का है, जिसने ब्राज़ील, कहने का मतलब है स्थापना 2001 में, बैटलैंड की रिपोर्ट 1987 में इस पर चर्चा हुई। और जो रियो सम्मेलन है 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में 172 देशों में पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया। 2002 में जोहान्सबर्ग की स्थापना हुई, जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में चर्चा पर चर्चा भी किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका रियो डी जनेरियो, यानी जिसको रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। विकास का मापन के सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता, बताइए जरा। UNDP है कि विश्व बैंक है? हाँ, UNDP, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, यही आपका सही हो जाएगा, यही आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। आर्थिक समृद्धि के लोगों के लिए अवसर सृजित किया और सुधार उत्तरोत्तर काल समष्ट आर्थिक चरों की धीमी निष्पत्ति दर्शाया है। आर्थिक समृद्धि के लोगों के लिए अवसर सृजित किया, सुधार उत्तरोत्तर। सही जवाब है भाई। यहाँ पे आर्थिक समृद्धि की बात हो रही है, जहाँ पे लोगों के लिए अवसर को सृजित किया जा रहा है। सुधार उत्तरोत्तर काल में समस्त आर्थिक चरों के धीमी निष्पादित करता है। बेसिकली ये जो है ना धारणीय विकास अवधारणा, हालांकि उस समय 1987 में किया गया था बर्कलैंड द्वारा। तो पहली बार जब रिपोर्ट इन्होंने विश्व संरक्षण जो है रणनीति में किया, तो रिपोर्ट 1987 में WCED ने आवर कॉमन फ्यूचर रखा। तो वहाँ पे आर्थिक समृद्धि के लोगों के लिए अवसरों के बारे में बात किया और सुधार के बारे में भी चर्चा किया। तो इसलिए आपका ये सही रहेगा। आर्थिक समृद्धि और समता के बीच पूरकता। चरों की धीमी निष्पत्ति मतलब, निष्पत्ति का मतलब होता है किसी चीज़ों को दर्शाना, जैसे कार्य को सही तरीके से धीरे धीरे हम उसको समाप्त करने की तरफ लेके चल रहे हैं, निष्पादन की तरफ लेके चल रहे हैं। जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं हैं उसमें सुधार करने के लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रक्रिया हमारी चल रही है, जहां पर हम सुधार कर रहे हैं। आर्थिक समृद्धि में अवसर देकर हम इसको धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं, निष्पत्ति धीमी जो है ना। और आर्थिक समृद्धि समता के बीच का पूरकता होती है, और ये भी सही हो जाएगा। और ये पूरकता का रीज़न है कि ये धीरे धीरे हो रहा है या धीमी निष्पत्ति हो रहा है, ये रीजन है आपका। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी वाला, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 37 का। व्याख्या नहीं हो रही है, व्याख्या हो रही है भाई, व्याख्या हो रही है। वैयक्तिक समाज कार्य में किसके अभिगम में संकलनवादी अभिगम समझा गया है? बताइए। पार्लियामेंट गलत जवाब, मैरी रिचमंड। देखो ये समूह कार्य के चिकित्सकीय संबंधों में सहित सामाजिक केशवर्क में मैरी एलन रिचमंड के अकॉर्डिंग किया गया था, है ना। तो इसलिए आपका ये जो है सही नहीं है, ये भी सही नहीं है आपका। जस्टिस ट्राफ्ट की बात अगर हम करें, कार्यात्मक अभिगम पर लेकर 1937 में सामाजिक कार्य में बात किया। व्यक्तिगत कार्यात्मकता के अभिगम के विकास में अगर हम बात करते हैं तो टाटोरेंग का नाम आता है, लेकिन जब फैमिली केसवर्क के लेकर काउंसलिंग की बात करते हैं तो जस्टिस ट्राफ्ट का नाम आता है। तो प्रिंट ऑन डिमांड क्लासिक 1962 में प्रकाशित एक बुक थी इनकी, जिस पे चर्चा किया था जस्टिस ट्राफ्ट ने, परंतु ये भी गलत हो जाएगा। संकलनवादी जो अभिगम है वो फ्लोरेंस होलिस का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, जिसको केशवर्क साइको एनालिटिकल थेरेपी के नाम के अंतर्गत आप यहाँ पे जानते हो, उदार दृष्टिकोण जानते हो इसको बोला जाता है, संकलनवादी उदार दृष्टिकोण बोला जाता है। उदार एक बार ये ड्राफ्ट का दिखवा दीजिए। ड्राफ्ट व्यक्तिगत कार्यात्मक अभिगम का विकास किया है, अभिगम का विकास किया, फैमिली केसवर्क एंड काउंसलिंग की बात किया है। ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड क्लासिक 1962 में दिया था, प्रिंट ऑन डिमांड
क्लास। कार्यात्मक सामाजिक केशवर के अंतर्गत 1937 में इसने चर्चा पर चर्चा की। याद रखिए। प्रिंट और डिमांड का सर क्या बताया सर? प्रिंट ऑन डिमांड क्लासिक 1962 1962। भूमिका की बात अगर हम करें, भूमिका क्या है? भूमिका रोल प्ले, रोल की बात है, सामाजिक समूह की स्थिति है। ठीक है, पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। भूमिका किसी व्यक्ति की कार्य की स्थिति बताता है। व्यक्ति अपने पद के अनुरूप जिन कार्यों का समाप्त करता है उसे ही उसकी भूमिका कहते हैं। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला। अच्छा देखो, तरंगित एक गति है ये क्या होता है? जो किसी जानवर को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। जिगजैग एक सांप है जो जिगजैग करते हुए आगे जाता है। तरंगति जो किसी जानवर को आगे बढ़ने के लिए कार्य करता है, तरंगति उसको बोलते हैं। तरंगिति, तरंगित गति बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर डी। तो ये भूमिका में ऐसा नहीं होता है, ये आपका यहाँ पे होगा करेक्ट होगा। 40 देखिए, वे लोग जो गणित में कमजोर है होते हैं, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन में विषय में बहुत अच्छे होते हैं। सॉरी यार, वे लोग जो गणित में कमजोर होते हैं सामाजिक अध्ययन का विषय लेते हैं। क्या सही है? हाँ, कहाँ सही भाई? कोई कह रहा सही है। अरे भाई ऐसे कैसे कह सकते हो कि जो मैथ में कमजोर हो सामाजिक अध्ययन ही पढ़े? आर्ट भी तो पढ़ सकता है। गलत जवाब। सामाजिक अध्ययन के लिए गणित योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, क्या सामाजिक अध्ययन करने के लिए गणित योग्यताओं का? क्यों भाई? डेटा कलेक्ट करते हो तो तब पढ़ाई करेंगे उसके बाद मैथ तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये दोनों गलत हो गए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखिए, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों गलत हो। परिवार विकास कार्यभारों में अभिवृद्धि जिम्मेदारियों किसने कहा है? आपको मालूम होगा कि पारिवारिक विकास का सिद्धांत दिया था WE ने। ठीक है, ड्यूरल ई ने दिया था, और ये दिया था 1988 में, और यही ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, मैरी रिचमंड का नहीं है, और फ्रैंक जो है इट्जन का भी नाम नहीं आएगा, है ना, फ्रैंक इट्जन का भी नाम नहीं आएगा। बेसिकली ये परिवार प्रत्येक चरण में सफलतापूर्वक मास्टर कार्यों के बाद समय समय पर एक विशेष क्रम के चरणों से गुजरता है, इसलिए पारिवारिक विकास का सिद्धांत दिया था 1988 में। तो परिवार विकास कार्यभारों की अभिवृद्धि की जिम्मेदारियों किसने कहा है? ये बात कहा है ड्यूरल ई ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर 2005, 7 सितंबर 2005 को, 2005 याद रखेंगे। अच्छा, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, मालूम है, जो प्रतिदिन 220 रुपये न्यूनतम मजदूरी भी देती है। 220 रुपये न्यूनतम मजदूरी भी देती है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, 1991 में इसको प्रस्तावित किया गया था नरसिम्हा राव द्वारा। 2006 में संसद में इसको स्वीकार कर लिया गया था, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43। सामाजिक न्याय, देखिए भाई, सामाजिक न्याय समता की ओर प्रवृत्त नहीं करता नहीं भाई, ऐसा कहीं सामाजिक न्याय समता। मैंने आप लोगों को अनुच्छेद 14 बोला है, 15 बोला है, 16 बोला, 17 बोला, 18 बोला था कि नहीं बोला था आज सुबह की क्लास में? करेगा तो ये गलत है सत्य है? गलत। हाँ, गलत है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में ध्यान रखिएगा सामाजिक न्याय को लेकर। सामाजिक न्याय सर्वाधिक खराब के, देखो मैंने इसको यहाँ पे साबित भी कर दिया है आर्टिकल के माध्यम से। सामाजिक न्याय में दिया गया था, सामाजिक न्याय सर्वाधिक खराब के पक्ष में प्रतिलोभी भेदभाव की अपेक्षा करता है। नहीं, ये भी गलत है। सामाजिक न्याय सर्वाधिक खराब के पक्ष में प्रतिलोभी भेदभाव की अपेक्षा करता। भाई ऐसे कैसे काम होगा? मैंने ये भी कहा है कि सामाजिक न्याय पूर्वाग्रह के रहित होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों गलत होंगे ना? दोनों गलत है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया भी प्रश्न। देखो मैंने जितना पढ़ाता हूँ वैसी में से आने वाले होते हैं। प्रश्न देख लिया आपने, बनाते कैसे हैं, केवल आपको समझना होता है, बस ये चीज़ है। पर्यावरण में ओजोन की परत के रिक्तीकरण का मतलब कमी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, ऑप्शन नंबर सी। और ये तो आपको पता है भाई, समताप मंडल में या पृथ्वी की हानिकारक पैराबैंगनी किरणें अल्ट्रा वायलेट जो है रेडिएशन से बचाती है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था एक ट्रिक के माध्यम से। और आपको मालूम होगा, ओ मीना कल काजल लगाना, ओ मीना कल काजल लगाना, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ट्रिक ग्रीन हाउस की गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस है। ओ से आपका क्या बनता है, ओ से आपकी क्या बनती है, ओजोन, ओजोन जिसको O2 से बोलते हो। और अगर हम बात करते हैं मी से क्या बनता है, मीथेन, वेरी गुड। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एन साइलेंट है ना। और अगर हम बात करते हैं कल से, तो कल से क्या बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जल से, तो जल एक जलवाष्प है, गैस है ना, जल। और यहाँ पे जो है लगाना साइलेंट रखिए। ना से भी आप कह रहे थे, कोई बच्चा बोल रहा था नाइट्रोजन, हाँ, जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड आप कर सकते हो, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बढ़िया चीज़ें हैं। आगे अगर बात करते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, इसमें जानने की जरूरत नहीं, लेकिन विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है इसको देख रहिए, 16 सितंबर, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 45 की बात करते हैं, आधुनिक न्याय जो है न्यायालयिक विज्ञान द्वारा उपयोग में की जाने वाली सर्वाधिक उन्नत परीक्षण विधि क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एंजाइमोलॉजी की बात करें, तो ये बेसिकली एंजाइम विज्ञान में संरचना और कार्य के साथ साथ एक दूसरे के साथ संबंध का अध्ययन करता है। तो जो कि ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आधुनिक न्यायालयिक विज्ञान द्वारा उपयोग में ली जानी सर्वाधिक उन्नति परीक्षण कौन सी विधि होगी, ये बताने की कोशिश की जा रही है। अल्ट्रासाउंड शरीर के आंतरिक भाग के चित्र प्रस्तुत करने पर डॉक्टरी प्रक्रिया मानी जाती है। अल्ट्रासाउंड आप लोग भलीभांति तरीके से परिचित होंगे अल्ट्रासाउंड से, और डीएनए से भी परिचित होंगे आप लोग। डीऑक्सी राइबोक्लेनिक अम्ल बोला जाता है इसको। और ये रासायनिक भाग है जहाँ पे सभी जीवित चीज़ों के आनुवंशिक निर्देशों का वाहन करता है। डीएनए के पिता अगर हम बात करते हैं, वाई गुणसूत्र है जो 1963 में जेम्स वॉटसन ने दिया था। और आरएनए एक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जिसकी खोज फ्रेडरिक फिशर ने किया था, ये आपको पता होगा। और जो फिंगरप्रिंट है, ये बेसिकली आधुनिक न्यायालयिक विज्ञान द्वारा उपयोग की जाने वाली सर्वाधिक उन्नत परीक्षण विधि मानी जाती है फिंगरप्रिंट को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट माना जाएगा। आजकल आइज का प्रयोग हो रहा है आधार कार्ड के माध्यम से, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आँख से आपका जो है लिया जाता है आधार कार्ड, है ना। तो अगर ऑप्शन में यहाँ पे आइज है ही नहीं कहीं पे, तो फिंगरप्रिंट ही सबसे बेटर माना जाएगा। क्योंकि अब फिंगरप्रिंट में जैसे जो बुजुर्ग हो जाता है व्यक्ति, उसके अंगूठे का निशान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है ना बच्चे। हाँ, तो अब ये थोड़ा सा परिवर्तित हो गया, लेकिन अगर आप फिंगरप्रिंट अगर ऑप्शन में है तो आप इसी को चुनाव करें, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करिए जरा। जो है एरिक फ्रॉम की बारे में बात करें तो दी सेन सोसाइटी 1955। जैन ऑस्टन की बात अगर हम लोग करें तो प्राइड एंड जुडियस सन 1813 में। कार्ल मार्क्स की अगर हम लोग बात करें, दास कैपिटल, हाँ, 1867 में, वेरी गुड, जर्मन भाषा में, वेरी गुड। जे कोलमैन, अभी मैंने थोड़ा सा बोला भी था, याद है किसी को, साइकोलॉजी एंड इफेक्टिव बिहेवियर बोला था। अभी एक प्रश्न और आया था इससे संबंधित, बोला था 1969, हाँ, याद रखिएगा। अब बताइए जरा ऑप्शन कौन सा सही गया यहाँ पे, एक मिनट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। सामाजिक समूहकारी का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, मैंने पढ़ा चुका हूँ। स्वीकृति आपका माना जाएगा, विशिष्ट माना जाएगा, अनिर्णायक माना जाएगा, अनुभूत आवश्यकता की पहचान नहीं मानी जाएगी। यही गलत जवाब, ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट हो जाएगा। बताइए जरा। हाँ, कौन सा है
पूछ रहे सर। कौन सा है, क्या पूछ रहा है? कौन सा सर वो ये पूछ रहे हैं कि ध्रुपद में कौन सा सिद्धांत है इनमें एक चुनना ओके है। ओके विशिष्ट ओके, उद्देश्य का सिद्धांत हो जाएगा सर। ठीक 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 ठीक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए, सही है। कॉमन के रूप में आते हैं सभी, हमने कॉमन वाला ले लिया था मन में। वैसे प्रश्न इसको बनाना चाहिए था, उसको जानते हो क्या, कि कौन सा नहीं है, सबसे बढ़िया था वो, क्योंकि तीनों ऑलरेडी थे, है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। रेम जो है रेमबरा, रेमबरा क्या होता है? रेमबरा एक प्रकार का क्या है, अतिवाद है या कला है? पता नहीं। हाँ, देखिए यहाँ आप ध्यान समझिए, नहीं नहीं, यहाँ पे अतिवादी, रेमबरा को अतिवादी से रिलेट करिए, ठीक है। और अगर हम बात करें टैगोर कविता को रिप्रेजेंट करिए, बाल गंगाधर तिलक को अगर हम बात करते हैं तो एक कला के रूप में रिप्रेजेंट करिए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो मध्यम मार्गी आप सोचिए, नेता के रूप में। अब बताइए, सही नहीं है? करेक्ट जवाब है यही राइट है। ऑप्शन नंबर चुनाव करें। हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब, डी करेक्ट जवाब। देखिए, सार्वभौमिक प्रत्यक्षीकरण कार्यक्रम भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये देखिए ना, मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे चर्चा हम कर रहे हैं तो भारत में टीकाकरण की शुरुआत 1978 में हुआ था। प्रत्यक्षीकरण मतलब टीकाकरण को है, ठीक है ना, तो 1978 में किया गया था। 1978 तो है नहीं, 1985 में इस अधिनियम को बनाया गया UPID के नाम से, ठीक है। तो यूनिवर्सल प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनो प्रोग्राम को लेकर बात किया गया, तो 1985 में इस अभियान को बनाया गया था, 1985 में बनाया गया था इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कार्यक्रम तो पहले बनाया गया होगा ना भारत में, सुन लीजिए, भारत में टीकाकरण की शुरुआत 1978 में हुआ। नोट करिए, प्रश्न है भारत किस वर्ष प्रारंभ किया? 1985 में इसी अभियान का नाम UIP रखा, यूनिवर्सल इम्यूनो डिफिशियंसी प्रोग्राम, मतलब समाप्त करें 1985 में, इसलिए इसका नाम आप देखेंगे 1985 में। वर्तमान में 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत इसको जोड़ दिया गया है। यूनिवर्सल इम्यूनो इंजेक्शन प्रोग्राम 1985 में भारत सरकार ने शुरुआत किया था। 1992 में बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, डी करेक्ट। HIV रोग प्रतिकारकों की पहचान के लिए परीक्षण कौन सा है? एलिसा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर वेस्टर्न बोल्ट भी है, P24 एंटीजन परीक्षण भी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए HDL परीक्षण जो था उच्च घनत्व वाले लियोपोटीन की बात करता है, हाई जो है डेंसिटी की बात करता है ये, और रक्त के सैंपल में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को मापता है ये HDL, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और कल्चर परीक्षण होता है, ये रक्त की बैक्टीरिया होती है जहाँ पे कवक की उपस्थिति को पता लगाता है ये। और जो ये CDM काउंट है, ये बेसिकली एक सामान्य CDH काउंट वयस्क और किशोरों की कोशिकाओं के रिप्रेजेंट करता है, कोशिकाओं को काउंट करता है, इसलिए CDM काउंट का नाम से जाना जाता है। लेकिन एलिसा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। एलिसा एंजाइम लिक्विड इम्यूनो जो है एक प्रकार से इम्यूनो है या इम्यूनो एसे है ये, तो रक्त में एंटीबॉडीज का पता लगाता है ये एलिसा। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है।
ये बेसिकली मैडम वयस्क और किशोरों की कोशिकाओं से होता है, उस कोशिकाओं को काउंट करता है ये, वयस्क और किशोरों की। ठीक है। तो कल्चर में क्या होता है? और जो कल्चर होता है वो रक्त में बैक्टीरिया और कवक की उपस्थिति का पता लगाता है। तो ये थे आज के आप लोगों के सवाल जून 2009 का। यहाँ पर मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ 2009 का कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, इसको आप लोग देखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल थे, हमने व्याख्या भी किया है आप लोगों से। ठीक है, तो आज के लिए क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलो।